नमस्कार। आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। आमने सामने में आज हमारे मेहमान हैं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी। बन्ना गुप्ता हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं। जब से राजनीति इन्होंने स्टार्ट किया है तब से ये सुर्खियों में रहे हैं। कई महत्वपूर्ण विभागों को इन्होंने संभाला है और अभी भी जो है स्वास्थ्य मंत्रालय जैसा एक बड़ा महकमा संभाल रहे हैं। इन्होंने कोरोना काल में बहुत ही सफलतापूर्वक जो है राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं जो है उपलब्ध कराई हैं। लेकिन इनकी राजनीतिक यात्रा कैसी रही है और आगे क्या इनकी राजनीति रहेगी, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। बन्ना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। देखिए, आप बड़ा चर्चित नेता रहे हैं झारखंड में, तो आदमी ये सोचता है कि इस चर्चित नेता की यात्रा कैसी रही है, पॉलिटिकल यात्रा, निजी यात्रा। तो हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत इसी से करते हैं कि आपकी राजनीतिक यात्रा कैसे शुरू हुई थी। देखिए, ऐसा है कि मेरे ऊपर एक बहुत सटीक सिर बैठता है। बैठे थे इत्मीनान से तो कोई जानता न था, मेरी तबाहियों ने मुझे मशहूर कर दिया। इतनी बार पुलिस ने पीटा, मारा, जेल भेजा, जुल्म हुए, अत्याचार हुए, लड़ते रहे गरीबों के हक में, गरीबों के पक्ष में। कभी पुलिस से लड़ना, प्रशासन से लड़ना, कभी अपराधियों से लड़ना। तो ये अनवरत चलता रहा और ये अनवरत तब तक चलेगा जब तक मेरे शरीर में सांस है, क्योंकि मैंने हमेशा जुल्म अन्याय का विरोध किया था और वहीं से मेरा जन्म है राजनीति का। चाहे वो शोषण, सामाजिक शोषण की बात हो, चाहे दबंगों का शोषण हो, चाहे प्रशासनिक शोषण हो, या लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो, ये सारी चीज़ों को रखते हुए जीवन के पथ पे हम अग्रसर हुए हैं। जी, मतलब आप जमशेदपुर में ही आपकी जो है वो सारी राजनीतिक यात्रा जमशेदपुर से ही रही और वहीं से आपने चुनाव भी लड़ा। नहीं, मेरे जन्म ही जमशेदपुर में हुआ है और मैं बहुत ही साधारण परिवार में पैदा हुआ हूँ। आज भी मेरा चाय और सिंगाड़ा का दुकान है, जिसमें अभी भी मेरे भाई बैठते हैं। यदा कदा मैं भी बैठता रहा हूँ। और मैं जब छोटा था तो दोपहर में 1 से 5 बजे मेरी उसी चाय दुकान में ड्यूटी लगती थी। तो एक साधारण परिवार में रहकर संघर्ष किया, आंदोलन किया, घेराव किया, गरीबों के हित में, असंगठित मजदूरों के हित में, जो लोग एकदम समाज में जिन लोगों को कोई नहीं पूछता था, उनके पक्ष में खड़ा होने का काम किया। चाहे दबंगों के विरुद्ध हो, प्रशासन के विरुद्ध हो, लेकिन अन्याय का प्रतिकार किया। वहीं से राजनीतिक जो है एक आंदोलन का रूप लिया और वो धीरे धीरे एक बृहत, और मैं समझता हूँ कि ये भी मेरा जो है ये मध्यकाल है। जी, मैं समझता हूँ कि जब तक अंतिम सांस है तब तक गरीबों को मुझसे आस है और मेरा भी गरीबों के प्रति संवेदनशीलता है। अभी मैं आपकी खबरों को, मतलब आपसे जुड़ी हुई खबरों कई सालों से फॉलो कर रहा हूँ। तो अभी मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने देखा कि जिस IAS अफसर ने, जिस DC ने आप पे लाठी चार्ज करवाया था, मतलब कहा जाए कि मैंने आपको पिटवाया था, वही कुछ दिन पहले आपके प्रधान सचिव बन गए थे। नहीं, तो कैसा, मतलब वो कैसे काम हुआ, फिर क्या सामंजस्य रहा? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर मैं कोई बहुत मेधावी छात्र नहीं रहा और जब छात्र जीवन था तो मैं संघर्षों का जीवन जीता था। जब क्लास 7-8 में पढ़ता था उस समय ही सामाजिक जीवन मेरा चलने लगा। और आज भी मेरी ये मान्यता है कि now the present time politics is not commitment, it is a dirty management, and my nature, culture, work of pattern, living, thinking, thought, all are social, and my thought is very simple. I am a social worker, I am doing only social work because I know social work is the first foundation of a strong political base. So बचपन में जब किताबों को पढ़ना था तो गरीबों के हक अधिकार को पढ़ने लगा, और इसी बीच में फिर मैं एक बार मैट्रिक में फेल भी हो गया था तो सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंटल दिया। अब हम लोग तो उतने मेधावी नहीं थे, फेल हो गए। अब इधर एक तरफ पिताजी का डर और दूसरी तरफ पास होना है।
तो सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंटल दिया तो उस समय तो हमारा बड़ा, तो सारे बच्चों को जुटा के हम लोगों ने अपने जो आम बागान में एक हमारे उसमें जो हमारा सेंटर पड़ा था, तो गुरुजी को थोड़ा हमने पोट पाट लिया, थोड़ा गुरुजी को दान दक्षिणा दे दिया, सब लोग चीट मार रहे थे। अब उसी क्रम में अचानक जो है एसडीएम साहब का प्रवेश हो गया। अब एसडीएम साहब ने सब लोगों को बड़े कड़े थे और पकड़ने का काम किया, तो उसी में जो है हम लोग पकड़ाए। तो उसी में अब हमारे एसडीएम साहब जो हैं वो अब राज्य के बड़े प्रशासनिक अधिकारी हो गए। तो ये तो देखिए ये कहिए लोकतंत्र की ये विडंबना कहिए या लोकतंत्र की खूबसूरती कहिए, आप अपने एक दृष्टिकोण से देखिएगा तो ये लोकतंत्र की विडंबना है कि जो क्लास 7-8 पढ़ा हुआ आदमी जो है वो शिक्षा मंत्री बन जाता है और प्रोफेसर के लिए एमएड चाहिए और टीचर के लिए बीएड चाहिए। लेकिन यदि इस दृष्टिकोण से आप देखते हैं तो वो दृष्टिकोण है। मेरे घर में सबसे बड़ा मेरा पढ़ा लिखा जो बड़ा भाई है वो डॉक्टर है और मैं कम पढ़ा लिखा हूँ लेकिन स्वास्थ्य मंत्री हूँ। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी मान लीजिए या लोकतंत्र की विडंबना मान लीजिए। और देखने का नज़रिया है, मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता हुआ पानी। ये तो लोगों का दृष्टिकोण होगा। नहीं, आपने भी जो कहा कि मैं पोट पाट के जो हम मैनेज कर लिए, तो यही बात कई लोग कहते हैं कि कांग्रेस में जो है आप आए और जब से आए तब से आपकी किस्मत खुल गई। मतलब आप लगातार मंत्री बने, जब भी कांग्रेस सत्ता में आई आप मंत्री बने। तो ये क्या गणित था, ये वोट पाट वाली स्थिति है या आप, क्योंकि कई लोग हैं जो बेचारे प्रतीक्षारत हैं कई सालों से लेकिन उनको एंट्री नहीं मिली मंत्रिमंडल। देखिए मेरा ये मानना है कि यदि आपकी नीयत में खोट नहीं है, आपकी नेक नियति है और आपके इरादे बुलंद हैं और नेक नीति और इरादे बुलंद हैं और आप जो है दूर से अपने मिशन को देख रहे हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक कविता लिखी थी कि अकेला चला था अकेला चलूँगा, सफ़र के सहारों न दो साथ मेरा, सहज मिल सके वह नहीं लक्ष्य मेरा, बहुत दूर मेरी निशा का सवेरा, अगर थक गए हो तो तुम लौट जाओ, गगन के सितारों न दो साथ मेरा, अकेला चला था अकेला चलूँगा, सफ़र के सहारों न दो साथ मेरा। तो जब आदमी यदि नेक नियति के साथ, बुलंद इरादों के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पर परमात्मा भगवान भी उसका साथ देता है। और राजनीति में आपके संघर्ष भी होते हैं और आपकी तकदीर भी होती है और गरीबों के आशीर्वाद भी होते हैं। मैं ये मानता हूँ कि गरीबों का आशीर्वाद वो आशीर्वाद है जो, मेरा तो ये मानना है कि मौत को भी कभी कभी, जैसे सत्यवान को सावित्री ने बचा लिया, तो मैं समझता हूँ कि गरीब की दुआ जो है, गरीब का आशीर्वाद जो है, वो जब दिल से आशीर्वाद देते हैं तो वो लगता है, फलता है, फूलता है। अब मैं इतना ही जानता हूँ। लेकिन कई आपके जो साथी हैं वो उस फल फूल को चाहते हैं तो हम कि मेरे हिस्से में भी आए। लगातार चर्चा होते रहती है कि मंत्रिमंडल में बदलाव हो और लोगों को भी मौका मिले। तो आपको लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि एक मंत्री जो बना है 5 साल के लिए, तो वो पूरा परफॉर्मेंस तो उसका 2 साल में या 1 साल में कैसे आप तय कर पाएंगे? नहीं, देखिए निश्चित तौर पर हर आदमी जो है आशावादी होता है, आशाएं होनी चाहिए और महत्वाकांक्षा यदि मर जाएगी तो फिर राजनीति के क्षेत्र को छोड़कर, अब तो महत्वाकांक्षा तो मंदिर और मठ में भी है, मस्जिदों में है, गुरुद्वारों में भी है, लोग जो हैं उसमें भी जाके राजनीति करते हैं। तो महत्वाकांक्षा हर आदमी की होनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि आशा होनी चाहिए, हर आदमी की ये ललक होनी चाहिए कि वो सेवा के भाव में मंत्री बने, वो विधायक बने, सांसद बने। इसको बुरा नहीं मानते हैं, इसको हम ये मानते हैं कि पॉजिटिव है और हर आदमी को इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन अति महत्वाकांक्षा आत्मघाती होती है। महत्वाकांक्षा उतनी ही होनी चाहिए जितना आटा में नमक हो। अब नमक में आटा यदि मिला दिया जाएगा तो वो फिर बेकार हो जाएगा। इसलिए महत्वाकांक्षा खराब नहीं है, लेकिन आत्मघाती नहीं हो जाए। लेकिन आप कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। जब मैं देखता हूँ तो आप जो है त्रिकोणीय मुकाबला में फंसे रहते हैं।
एक अच्छा विभाग देखते हुए भी एक तरफ जो है आपकी अपनी पार्टी के कुछ लोग जो विक्षुब्ध हैं या जिन्हें जो आशावान कहेंगे उन्हें, एक दूसरी तरफ जो है विपक्षी पार्टियां हैं, तीसरी तरफ जो आपकी सीट से जो एक बार पूर्व विधायक रह चुके हैं, अभी निवर्तमान जो है जमशेदपुर पूर्वी से विधायक हैं। मतलब आप तीनों तरफ से आप घिरे हुए हैं, कैसे जो है वो मैनेज करते हैं, मतलब कैसे इस चक्रव्यूह से निकलते हैं? आप क्या चाहते हैं कि मैं वॉकओवर वाला प्लेयर बनूं? अरे भाई देखिए, अभिमन्यु जो है वो फंस गया था जी। चक्रव्यूह में। मैं बन्ना गुप्ता हूँ और मैं अर्जुन की विचारधारा में विश्वास करता हूँ। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, कांटों में राह बनाते हैं विघ्नों को गले लगाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके नर के मग में, खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जो जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इसलिए मैं विपरीत परिस्थिति में, मर्द की तो पहचान विपरीत परिस्थिति में होती है। यदि विपरीत परिस्थिति नहीं है, सफलता जब सरलता से मिल जाएगी तो सफलता मायूस हो जाएगी। इसलिए सफलता पाने के लिए संघर्ष, त्याग और बलिदान करना चाहिए। और मैं पार्टी का एक वफादार सिपाही हूँ और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश निर्देश होता है उसका अक्सर पालन करता हूँ। नहीं, आप वफादार की बात की तो एक इससे नया सवाल आ गया कि अभी जो राज्य में वर्तमान राजनीतिक हालात हैं उसमें सबसे अधिक सवाल जो है कांग्रेस विधायकों की वफादारी को लेके है। तो ऐसा क्या है कि आप लोग समर्थन भी कर रहे हैं सरकार के साथ और आप ही लोगों पे सबसे अधिक जो है अविश्वास जो है व्यक्त किया जा रहा है? नहीं, वो कहा जाता है ना, जिस डाल पे दाने 4 लगे उस डाल पे निशाने 1000 लगे। आपने कभी देखा है कि जिस गाछ में फल नहीं होता है, कोई बच्चा जब हम लोग छोटे थे स्कूल जाते थे तो जिस गाछ में आम अमरूद होता था उसमें पत्थर फेंकते थे, लेकिन जब जिस गाछ में फल ही नहीं है उसमें आप पत्थर क्या चलाएंगे? तो जिस डाल पे दाने 4 लगे उस डाल पे निशाने 1000 लगे। तो इसलिए स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों के प्रति इस तरह का अनर्गल प्रलाप होता है, प्रायोजित रूप से बदनाम करने की साजिशें होती हैं, लेकिन हर साजिशों को हम विफल कर रहे हैं और कांग्रेस पूरी तरीके से मजबूत है। और हमारी वफादारी पर जो लोग शक करते हैं तो हम उनको ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि हम बावफा थे इसलिए उनकी नज़रों से गिर गए, शायद उन्हें तलाश थी किसी बेवफा की। नहीं, लेकिन आप तो हम लोग वफादार लोग हैं। आप कह रहे हैं कि फल है इसलिए पत्थर खा हाँ, रहे हैं obvious लोग। है। लेकिन फल तो एक दूसरे पेड़ में भी है, वहाँ ज़्यादा फल है, लेकिन लगता है कि आपकी मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि इस फल में, इस पेड़ में जो फल लगा हुआ है वो ज़्यादा पहुँच में है, हाथ बढ़ाएंगे तो हो सकता है। नहीं, आपने भी देखा होगा समाज में भी ऐसा होता है ना कि जो गरीब होता है, कमज़ोर होता है, और जो दबंग होता है, दबंग की पत्नी जो है बहन हो जाती है, गरीब की बीबी भाभी हो जाती है। तो देखने का नज़रिया है, लोगों के सोचने का नज़रिया है, लोगों के विचार करने का नज़रिया है। लेकिन हमारा नज़रिया एकदम साफ़ सुथरा है कि जो लोग हम लोगों को इस निगाहों से देख रहे हैं या जो लोग इस तरह की अफवाह उड़ा रहे हैं, जो रीमर पैदा कर रहे हैं, वो वही लोग हैं जो लोगों ने कभी इस देश की आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, शहादत नहीं दिया, जिनकी कोई आज़ादी की पृष्ठभूमि नहीं है। लेकिन सर यहाँ तो प्रॉब्लम दूसरा है। यहाँ तो आप जिन पे आरोप लगा रहे हैं उन लोगों ने कुछ नहीं किया। जैसे आप ही के 3 विधायक हैं जो अरेस्ट हुए पश्चिम बंगाल में, पैसा उनके पास से मिला, उन्होंने कहा कि हम मार्केटिंग करने के लिए आए हैं, उनसे पूरा पक्ष लिए बगैर आप लोगों ने कार्रवाई कर दी, केस करवा दिया गया। तो ये तो कह रहा आप ही के अंदर का जो पॉलिटिक्स यूपीए का है वही दिख रहा है, उस पर क्या आपका रिएक्शन है? नहीं, देखिए ये मामला अभी सब जुडिस है। जी जी। और सब जुडिस मामला है, इस पर मेरा बहुत ज़्यादा कहना उचित भी नहीं है। लेकिन दूसरी ओर जो पार्टी ने उनको जो है पनिश किया है, सस्पेंड किया है, सस्पेंड करना जो है वो सज़ा नहीं है। सस्पेंड करना एक प्रक्रिया है
और पार्टी को यदि ये संज्ञान में आया है कि इस तरह की बातें हुई हैं तो पार्टी ने सस्पेंड करके उसकी वृहद जांच हो रही है। उनके पक्ष को भी पार्टी सुन रही है, समझ रही है, और ये एक प्रक्रिया है। आप कभी कभी देखते हैं कि कहीं थाना में कोई घटना हो जाती है तो एसपी साहब, एसएसपी साहब दरोगा जी को निलंबित कर देते हैं। तो निलंबित इज नॉट निष्कासन, नहीं, आप तो उनकी सदस्यता भी रद्द कर रहे हैं। अरे भाई वो तो एक प्रक्रिया है, हम ये थोड़ी कर रहे हैं। आप बताइए, आप तो नाखून कटाते हैं, तो जब नाखून काटने के लिए आप जो है हमारे ठाकुर भाई आते हैं तो नाखून काटते वक्त जो है जरा सा नाखून यदि थोड़ा सा ये हो जाता है तो आह लगता है। तो जो हमारा अंग है, जो हमारे हैं, जो हमारे लोग हैं, यदि वो हमसे बिछड़ेंगे तो कितना दर्द होगा। एक नाखून काटने में इतना दर्द होता है, तो पूरा का पूरा हमारा शरीर यदि कट जाएगा तो दर्द होगा कि नहीं होगा। तो हम कभी नहीं चाहते हैं, हमारी पार्टी कभी नहीं चाहती है कि हमारे लोगों को हम अपने से जुदा करें। लेकिन पार्टी एक सिस्टम भी है, एक संविधान भी है, एक हमारी आइडियोलॉजी है, एक हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे राहुल गांधी जी, प्रियंका जी का और हमारे अविनाश पांडे साहब का एक डायरेक्शन भी है। और कोई भी पार्टी हो, घर हो, परिवार हो, बिना अनुशासन के नहीं चल सकती है। तो इसलिए अनुशासन तो रहेगा, लेकिन अनुशासन के साथ हम उदारवादी पंथ के लोग हैं, कट्टरवाद में विश्वास नहीं करते हैं। कहते हैं यू डू अ मिस्टेक इज़ नॉट अ मिस्टेक, यू डू नॉट एक्सेप्ट द मिस्टेक, इज़ द मिस्टेक एज द मिस्टेक, दैट इज़ द मिस्टेक। तो गलती करना गलती नहीं है, लेकिन गलती को रियलाइज करना और गलती की पुनरावृत्ति नहीं करना ये अच्छे लोगों का काम है। हमसे, आपसे, किसी से भी गलती हो सकती है। उनसे पूछा भी नहीं ना, आप ही के विधायक नहीं, FIR आप तो पूछ रहे हैं। आप ही के विधायक ने अरे FIR कर दिया। वो तो देखिए, वो तो FIR क्या है? FIR है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो FIR तो केस नहीं है, वो प्राथमिकी है। यदि हमारे संज्ञान में आ रहा है और ऐसी ऐसी बातें हो रही तो वो प्राथमिकी जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। अब उस पर अनुसंधान होगा, अनुसंधान पे फिर आगे क्या होगा, चार्जशीट होगा या फॉल्स होगा। बहुत बार केस फॉल्स हो जाते हैं। तो सारी चीज़ों पर पार्टी बहुत गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। और मैं, चूँकि आपने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये बताने का भी मुझे राइट नहीं है, मैं ऑथराइज पर्सन नहीं हूँ। चूँकि पार्टी का जो हमारे अध्यक्ष हैं, CLP हैं या हमारे प्रभारी हैं, ये आपको अधिकृत रूप में बात कहेंगे। लेकिन मैं एक मानवीय दृष्टिकोण पर, एक पार्टी के एक समर्पित साथी होने के नाते पर अपनी एक व्यक्तिगत भावना रख रहा हूँ। चलिए, इसको आपने ठीक से नहीं बताया। लेकिन एक सवाल जब हमने दर्शकों के सामने रखा कि बन्ना गुप्ता जी जो हैं वो हमारे आमने सामने में अगले मेहमान हैं, तो कई लोगों ने एक सवाल किया कि भाई बन्ना गुप्ता जी जब आएंगे तो पूछिएगा कि ये जो पिकनिक पे गए थे वो लोग लतरातू, रायपुर, तो क्यों ऐसी स्थिति बन गई कि रायपुर जाना पड़ गया उन लोगों को? क्या किया उन्होंने वहाँ पे? आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आपके शरीर में यदि एक चेटा पकड़ लेता है आपको, चेटा तो इतना छोटा सा होता है लेकिन आप चेटा के बचाव में जब उसको हटाते हैं तो चेटा को हटाते हैं तो चेटा का आधा शरीर टूट जाता है। आप उसकी हत्या करने तो नहीं जा रहे हैं, आप अपने आत्मरक्षार्थ के लिए जा रहे हैं। और जब आत्मरक्षार्थ करने का हर आदमी को राइट ऑफ डिफेंस का अधिकार है। आपको याद होगा कि जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था और जब जलियांवाला कांड में जनरल डायर पर मुकदमा चल रहा था लंदन में, तो वो एक लाइन पर जनरल डायर को बरी कर दिया गया। उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि राइट ऑफ ऑफेंस का अधिकार है पुलिस को। तो राइट ऑफ ऑफेंस के अधिकार पर जनरल डायर को बरी कर दिया जाएगा और हम जो है राइट ऑफ डिफेंस का अपना मौलिक अधिकार को भी हनन करने देंगे। बचाव का अधिकार है कि नहीं? आपको यदि मैं ऐसे करूं तो आपकी आंख झपक जाते हैं कि नहीं? तो राइट ऑफ ऑफेंस यदि मैं कर रहा हूं तो राइट ऑफ डिफेंस तो आंख भी कर रही है, वो तुरंत स्वतः बंद हो जाती है। प्रकृति ने, परमात्मा ने ये हमको सुविधा दिया है। नहीं तो लोगों को समझ नहीं आता। हम लोगों को भी घर में हम लोग जब बच्चे थे तो समझाया जाता था कि जब भूत से डर लगता है तो आदमी घर में जाता है, लेकिन जब जो आदमी घर में ही डरेगा वो कहाँ जाएगा फिर? ये थोड़ा जनता नहीं समझ पाएगी। देखिए ऐसा है, मेरा ये मानना है कि डर जो है, जब डर आएगा डट के मुकाबला करेंगे। और ना हम डरे हैं ना डरेंगे, डट के मुकाबला करेंगे। कायर की तरह मरने से अच्छा हम दिलेर की तरह शहादत देंगे। मैंने पहले भी कहा,
मैं आज भी कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार तार कर रही है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कहीं उचित नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब ये कभी नहीं होता है कि पूरे देश में एकाधिकार अधिपत्य कायम हो। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है कि विचारों का मतांतर हो सकता है। एक सरकार केंद्र की किसी पार्टी की हो सकती है, राज्य की किसी पार्टी की हो सकती है, लेकिन जब राष्ट्र के हित होंगे, राज्य के हित होंगे, मानव हित होगा, तो वो दोनों संघीय सरकारें मिलकर एक दूसरे के सहयोगी साथी के रूप में काम करती हैं। लेकिन यदि सरकारें ये मानकर चलें कि नहीं, अब हमको एकाधिकार अधिपत्य करना है और हमको चीन की तरह से शासन करना है, तो ये देश जो है, पूरी दुनिया को इस देश ने गुटनिरपेक्षता सिखाया है, सत्य अहिंसा सिखाया है। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और जब लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होगा तो लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए हम लोग जैसे लोग खड़े रहेंगे, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। अब आज तक कभी हम लोगों ने ये नहीं देखा था कि, आपको याद होगा कि सबसे बड़े कवि होते थे बाबा नागार्जुन। बाबा नागार्जुन ने जो है जवाहरलाल नेहरू पर, जब इंदिरा जी ने बाबा नागार्जुन से कहा एक कवि सम्मेलन में कि आइए बाबा आप भी आइए, तो बोले कि बेटी देखो तुम्हारे पापा मेरी बात सुन नहीं पाएंगे। तो कहा नहीं कोई बात नहीं, आप चलिए। तो वहाँ उन्होंने कविता किया, तो कविता में उन्होंने कहा और रानी जवाहरलाल नेहरू साहब के ऊपर कहा कि झुक जो है गांधी की समाधि में झुक फूल चढ़ाते हैं, इस टाइप की कुछ कविता कहा। मैं पूरी नहीं करना चाहता, लेकिन क्या बाबा नागार्जुन के पीछे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू पड़ गए? अरे ये तो दिनकर जी ने एक बार कहा कि जब सत्ता जो है रास्ते से भटकती है तो साहित्य उसको सहारा देता है। तो देखिए ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में विचारों का मतांतर होना स्वस्थ लोकतंत्र है, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। लेकिन यदि विचारों का मतांतर, आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी, आपके विचारों पर जो है भिन्नता, यदि आप राजनीति के तराजू पर दुश्मनागत तोलेंगे तो ये देश का लोकतंत्र जो है शर्मसार होगा। लेकिन यहाँ लोभ की बात है ना, यहाँ तो कि आप अगर लोभी नहीं हैं, आप अगर लोभ नहीं त्याग कर रहे हैं, तभी आप कोई बात आती है। तो ये हमारे जो लोग हैं उनकी भी गलती। मान लीजिए कि हम लोभी हैं, ठीक है, तभी कोई आके हमको लोभ दिखाएगा कि ये बतासा है, आप खाइए। तो हम उसको भी तो खत्म करना चाहिए। पहले आप जब जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं या नागार्जुन की बात कर रहे हैं, तो उस दौर में ऐसी स्थिति भी तो नहीं थी, मतलब तो हमको भी लोग हर एक दशक में दुनिया में बहुत सारी चीज़ों में फेरबदल होता है। हर एक दशक में कुछ रीति कुरीति वहाँ होती है। देखिए मैं ये इस बात को बड़े गंभीरता से इस बात को कहता हूँ कि राजनीति की शुचिता को कायम करना हर उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जो व्यक्ति सामाजिक जीवन जीता है। मैंने आपको पहले भी कहा कि नाउ द प्रेजेंट टाइम पॉलिटिक्स इज़ नॉट कमिटमेंट, नाउ द प्रेजेंट टाइम पॉलिटिक्स इज़ डर्टी मैनेजमेंट। तो अब राजनीति में जो एक विचार होता था कि नहीं साहब, हम यदि आए हैं, विधायक बने हैं, जनप्रतिनिधि बने हैं, तो हमारी ये उत्तरदायित्व है, हमको इतना कम से कम करना है। तो निश्चित तौर पर वो गिरावट तो आई है। उस गिरावट के लिए हम सारे लोग जिम्मेवार हैं। मैं तो कहूँगा कि राजनेताओं से ज़्यादा जिम्मेवार जनता है, क्योंकि जनता जब वैसे नुमाइंदों को चुन रही है जो या तो अति महत्वाकांक्षी हैं, या जैसे मंदिर में जाके नारियल फोड़कर 1 करोड़ रुपया कमाने के सोच रखने वाले लोग यदि आ जाएंगे, या जिनके अंदर देशभक्ति नहीं होगी, भावनाएं नहीं होंगी, संवेदनशीलताएं नहीं होंगी, और वो लोग यदि राजनीति में यदि जनता उनको चुन कर ले आएगी, तो वो बिजनेसमैन की तरह बिहेव करेंगे, लुक लाइक अ नफा नुकसान। तो आपको लगता है कि जनता ही गलत नहीं? जनता एक चीज सोच रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए बिजनेसमैन, आप पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी का इतिहास उठाइए, 500 साल का या 1000 साल का, आप 2 उद्योगपति को यदि आज के दिन में खोजिएगा तो 2 उद्योगपति अडानी अंबानी मिल जाएंगे। लेकिन यदि आज़ादी के इतिहास में नहीं, उस समय बिरला के बारे में नहीं, 2
सेठ का यदि नाम आता था तो एक महाराणा प्रताप को सहारा देने वाले भामाशाह का नाम आता था, और दूसरा यदि महात्मा गांधी के पीछे इस देश के आंदोलन में कोई खड़ा था तो बिरला साहब खड़े थे। तो 2 सेठ का नाम इतिहास में आता है, लेकिन तीसरा सेठ का नाम नहीं आता। नहीं, लेकिन जनता एक चीज नहीं अब जो सेठों का नाम आता है वो देश को लूटने के लिए की दिशा में अग्रसर है। आप बिजनेस कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल, कार्यक्रम खत्म होने का समय। जनता जो इस चीज को लेके बड़ा जो है गंभीर मतलब सवाल कर रही है कि हमारे टैक्स का पैसा से बन्ना गुप्ता जी क्यों चार्टर्ड से उड़े यहाँ से रायपुर जयपुर, तो ये गलत था या सही था? नहीं, मैं ये सरकार ने खुद भारे पे लेकर, मैं ये कह रहा हूँ, इसको यदि आप थोड़ा सा विस्तार से देखिएगा तो आप देखिए वो कादर खान की एक पिक्चर आती थी, एक बार डूब गया लोग, तो कादर खान ने अपने पीए से कहा कि मंत्री जी कैसे जा रहे हैं, बाढ़ में लोग डूबे हैं। तो बोला कि मंत्री जी जो है जहाज़ से जा रहे हैं। तो बोला लिख दो कि मंत्री जी नाजायज़ पैसा ये कर रहे हैं। तो कहा कि यदि सर वो ट्रेन से जाएंगे तो फिर लिख दो कि मंत्री ट्रेन से क्यों गए, जब सरकार का जहाज़ था और लोग मर रहे थे तो उनको उस समय तुरंत जाना चाहिए था। अभी 4500 करोड़ का प्लान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए है। आप 682 करोड़ का घर है। गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कार्यक्रम खत्म करने का समय आ गया है और तो हमारा कार्यक्रम यही खत्म होता है, क्योंकि बन्ना गुप्ता जी हर सवाल का बड़ा पॉलिटिकली जवाब दिया और जिसमें वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकते थे उसमें उन्होंने साहित्यिक जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। हमारी पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। अगले सप्ताह फिर हम किसी दूसरे शख्सियत के साथ आमने सामने बैठेंगे। नमस्कार। जी नमस्कार।